जनता का राज में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस फेसबुक लाइव में आपसे जुड़ रहे हैं और आज बहुत ही खास चर्चाएं होने वाली हैं। हमारे स्वामी ब्रह्मानंद जी जो हम सबके पूज्य हैं, उनके जीवन के कुछ रोचक किस्से हैं, कुछ रोचक कहानियां हैं जो हम आप सबके सामने लाने वाले हैं। हमारे साथ बहुत जल्द आनंद राजपूत भी जुड़ने वाले हैं और हम लोग चर्चा करेंगे किस तरीके से स्वामी जी के जीवन में कितने रोचक किस्से रहे हैं और स्वामी जी ने किस तरीके से समाज के लिए हम सबको शिक्षित बनाने के लिए किस तरीके से संघर्ष किया है। और ये खास बात आप सबके सामने हम रखना चाहते हैं और अनाउंस करना चाहते हैं कि इसी हफ्ते से स्वामी जी की जिंदगी के ऊपर जितने लोग लाइव जुड़े हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ लोग हमसे लाइव लगातार जुड़ रहे हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम स्वामी जी की जिंदगी के ऊपर एक शो लाने वाले हैं जिसके एपिसोड 2 एपिसोड हर एक हफ्ते रिलीज होंगे। जितने लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है सभी के, जितने लोग भी जुड़ रहे हैं। और आज हमारे साथ आनंद जी भी जुड़ने वाले हैं और हम बात करेंगे स्वामी जी के जीवन के ऊपर, स्वामी जी के रोचक किस्सों के ऊपर। और हमारी नई पीढ़ी जितने लोग जुड़ रहे हैं जिन्हें स्वामी जी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, उन तक स्वामी जी के बारे में जानकारी पहुंचेगी। और साथ ही साथ कोशिश भी करेंगे हम, पहले जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं उन सभी का स्वागत है। श्री राम जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। रूप सिंह राजपूत जी जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और बहुत जल्द आनंद जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, हमारे नरेंद्र भैया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि आप भी अगर कुछ शेयर करना चाहें, नरेंद्र भैया स्वामी जी के बारे में कुछ किस्से अगर आप साझा करना चाहें। आनंद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप जुड़ चुके हैं और बहुत जल्द आप स्क्रीन पर भी आएंगे। आनंद जी स्वागत है आपका बहुत बहुत। आप भी तैयार रहिएगा भाई साहब, नरेंद्र भाई साहब आप भी स्क्रीन पर आके मैं चाहूंगा कि स्वामी जी के बारे में जो भी संस्मरण है, जो भी कहानियां हैं जो लोगों तक नहीं पहुंच पाई हैं, और तो चाहूंगा मैं कि आप भी स्वामी जी के बारे में कुछ किस्से कहानियां सुनाएं। और हमारे स्वामी ब्रह्मानंद जी, हमारे हमीरपुर जिले में गाँव है बरहेरा, जहां पर स्वामी जी का जन्म हुआ था। और स्वामी जी ने पूरे क्षेत्र के लिए और कहें तो पूरे बुंदेलखंड के लिए एक थैंक यू अभी जी हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। तो आज हम स्वामी जी के बारे में बहुत रोचक चर्चाएं करने वाले हैं। किस तरीके से वो कौन सी घटना होती है जिसको लेके हमारे स्वामी जी हैदराबाद तक जाते हैं और हैदराबाद में एक रैली निकाली जाती है। उनका जो जीवन था वो बहुत ही रोचक था। किस तरीके से स्वामी जी ने पहले पहलवानी करी, तो हाँ कि किस तरीके से स्वामी जी ने लगातार समाज के लिए संघर्ष किया और संसद के बाहर धरना प्रदर्शन किया। और जब उन्हें वहां पर रोका गया, अंदर जाने से मना किया गया और कहा गया कि अगर आपको अंदर जाना है संसद के तो आप चुन के आइए, आप जनप्रतिनिधि बन के आइए, आप सांसद बन के आइए, तब जाकर आप संसद में एलिजिबल होंगे, तब जाकर आप संसद में घुस पाएंगे। तो फिर हमारे स्वामी जी चुनाव लड़ते हैं, सांसद बनते हैं और फिर संसद में जाकर अपनी बातें रखते हैं। और किस तरीके से एक डीएम जो होते हैं अपने यहाँ के, वो जो कांग्रेस कॉन्फ्रेंस करती है जलाकर गांव में, वहां का जो चंदा बचता है वो चंदा स्वामी जी को सौंपते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि स्वामी जी एक बड़े विजन को लेकर काम कर रहे हैं और कैसे इस क्षेत्र को सुधारा जाना है, यह स्वामी जी के पास पूरा रोड मैप है। और फिर स्वामी जी ने करके दिखाया, कितना बड़ा महाविद्यालय बनाया और संस्कृत महाविद्यालय बनाया। लोधी नरेंद्र सिंह राजपूत जी, जय स्वामी जी की, जय स्वामी जी की। विष्णु राजपूत गिरो, हेलो 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 विष्णु जी, विष्णु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता का राज में। और हम कोशिश करेंगे कि लगातार हम आपके बीच आते रहें और सबसे बातें होती रहें। और जितने भी लोग जुड़ रहे हैं सबसे अपील है कि हाँ, स्वामी ब्रह्मानंद जी का जो सपना था कि उनके महाविद्यालय को विश्वविद्यालय बनाने का जो सपना था वो हम सबको मिलकर पूरा करना है। स्वामी जी के बारे में जानना है, पढ़ना है, समझना है और उनके सपने को साकार करने के लिए लगातार लड़ते रहना है। अपने तय आवाज उठाती रहनी है, हमें लगातार आवाज उठाते रहना है। बी मोहित अनुरागी जी, बीएनबी कॉलेज यूनिवर्सिटी बनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मोहित जी, बीएनबी जो हमारा महाविद्यालय है, ब्रह्मानंद महाविद्यालय, उसको विश्वविद्यालय बनना चाहिए। और जब तक नहीं बनेगा हम लगातार लड़ाई लड़ते रहेंगे। जो लोग जमीन पर उपलब्ध है, जो जमीन की लड़ाई लड़ेंगे, जो लोग सोशल मीडिया पर है, सोशल मीडिया पर, क्योंकि आज का युग ही डिजिटल है, तो हम डिजिटली जितने लोगों को अवेयर कर पाए, ये भी एक बड़ी मुहिम है। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया से कुछ नहीं होता है, तो हमें जरूरत है दोनों तरीके से लड़ने की, जमीन पर भी लड़ने की और डिजिटल मीडिया के थ्रू भी लगातार आवाज उठाने की।
तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है, कोई इसके लिए कोई इकलौता कोई जिम्मेदार नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि जो जिम्मेदार हैं अगर उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है तो आवाज पहुंचे और वो स्वामी ब्रह्मानंद महाविद्यालय को विश्वविद्यालय बनाए। और ये हमारी भी जरूरत है हमें कि हम स्वामी जी के बारे में पढ़ें, उनके बारे में जानें, उनके त्याग के बारे में जानें कि स्वामी जी क्या थे। उस समय इतना बड़ा महाविद्यालय बना देना ये अपने ही आप में बहुत बहुत बड़ी बात थी। हृदय कुमार राजपूत जी, आपके इस प्रोग्राम का सैटरडे संडे इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। तो टाइमिंग भी हमारी रहेगी। नवीन कुमार जी नमस्कार। नमस्कार नवीन जी, स्वागत है जनता गराज में। तो हमारी टाइमिंग रहेगी लगभग 6 बजे हम लोग प्रीमियर करेंगे, तो आप सबसे गुजारिश है और ये उम्मीद है कि हम इसी सैटरडे संडे से शुरुआत कर देंगे, इसी हफ्ते से शुरुआत कर देंगे, ताकि स्वामी जी के बारे में हमारी नई पीढ़ी जो है बहुत कायदे से जान सके, समझ सके और जान सके कि स्वामी जी ने उस समय क्या किया, कितना बड़ा महाविद्यालय बना दिया। और हम लोग अब आज तो जब दुर्दशा देखते हैं विद्यालय की, महाविद्यालय की, तो शर्मसार हो जाते हैं कि बताइए स्वामी जी लगता है ऐसे हाथों में अपनी कमान सौंप के गए हैं या हम नाकाबिल हैं स्वामी जी की इस धरोहर को संभालने में। तो हमें जरूरत है कि हम उस धरोहर को कायदे से संभालें। भूपेंद्र सिंह जी, जय स्वामी जी की, जय स्वामी जी की। भूपेंद्र जी, भारत के नरेंद्र भैया कह रहे हैं भारत के प्रथम संत सांसद के बारे में रिसर्च की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत रिसर्च की जरूरत है और जितनी रिसर्च मुझे लगता है हो चुकी है भाई साहब, जो आम जनमानस है उन्हें उसको जानना भी जरूरी है। और आप भी स्वामी जी के बारे में लगातार पढ़ते रहते हैं, लगातार रिसर्च करते रहते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप भी लगातार जुड़ते रहें और लगातार साझा करते रहें। तो स्वामी जी बहुत बड़े त्यागी, बहुत बड़े बलिदानी, और जो उन्हें कहना है आजकल क्या है, आदमी बहुत ज्यादा से डिक्लाइन हो रहा है। हृदय कुमार मुखिया जी, ये पूरे बुंदेलखंड की जिम्मेदारी है कि स्वामी ये पूरे बुंदेलखंड की जिम्मेदारी है कि स्वामी ब्रह्मानंद विश्वविद्यालय के लिए बुलंद आवाज उठाएं, जिसके बनने से हमारी आने वाली पीढ़ियों का लाभ। बिल्कुल बिल्कुल मुखिया जी, और लगातार हमें ये करना है। आज 5 लोग सुन रहे हैं, 10 लोग सुन रहे हैं, कल के दिन यही संख्या 100 में होगी, 500 में होगी। और ये हम सब जितने लोग अगर लाइव आ सकते हैं, जो लोग स्वामी ब्रह्मानंद महाविद्यालय में पढ़ने वाले हैं वो भी लगातार लाइव कनेक्ट हो सकते हैं। नरेंद्र भैया कह रहे हैं मुझे लगता है ऐसे व्यक्तित्व को जानबूझकर छिपाए रखने का प्रयत्न होता रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल भाई साहब, अब ऐसा नहीं होगा और हम सब लगातार कोशिशें करेंगे कि स्वामी जी की जो सीख है उसको हम अडेप्ट कर सके, उनके पद चिन्हों पर चल सके। और मुझे लगता है जो कोई स्वामी जी के पद चिन्हों पर चल पाएगा, जिसमें इतना तप होगा, त्याग होगा, वही स्वामी जी के सपनों को साकार करने में हम सबको मार्गदर्शन दिखाएगा, हम सबको एक दिशा देगा। तो ऐसी जरूरत है कि समाज के वो लोग आगे बढ़कर आए और लगातार, ताकि हमारा जो मिशन है लगातार ये चलता रहे। ऑडियंस को बता दूं कि स्वामी जी ने राठ में जो महाविद्यालय बनाया वो पहला महाविद्यालय नहीं था, या स्वामी जी की पहली कोशिश नहीं थी। जैसे हम लोग आज कोशिश कर रहे हैं कि स्वामी जी के जो विद्यालय है, स्वामी जी का जो सपना है उसको हम पूरा करें। स्वामी जी ने भी अपने सपने को पूरा करने के लिए कई और जगह भी विद्यालय डाले थे, लेकिन अंग्रेजों ने उस समय ये कहकर उन विद्यालयों को ध्वस्त कर दिया कि यहाँ पर आतंकी गतिविधियां होती हैं, यहाँ पर बॉम्ब बनाए जाते हैं, यहाँ पर बारूद का संरक्षण होता है, यहाँ पर बारूद रखा जाता है। तो ऐसे स्वामी जी के जो विद्यालय, स्कूल जो उन्होंने चलाने की कोशिश की, शुरुआती दौर में वो ध्वस्त किए गए। और लेकिन स्वामी जी ने हार नहीं मानी, स्वामी जी लगातार कोशिशें करते रहे। और आज हम सब देखते हैं कि स्वामी ब्रह्मानंद महाविद्यालय कितना बड़ा महाविद्यालय है। और कभी ऐसी धाक थी स्वामी ब्रह्मानंद महाविद्यालय की कि पूरे देश के कोने कोनों से, हमारे देश के कोने कोने से लोग आते थे, यहाँ पर पढ़ते थे और यहाँ स्वामी ब्रह्मानंद महाविद्यालय जाना जाता था अपनी शिक्षा के लिए, अपने डिसिप्लिन के लिए। तो हमें जरूरत है कि फिर से स्वामी जो ब्रह्मानंद महाविद्यालय है उसकी शाख जो पहले थी वो फिर से वैसी हो। हृदय कुमार राजपूत जी, स्वामी जी द्वारा पंजाब में जो काम किए उनके बारे में विस्तार से बताया जाए। बिल्कुल बिल्कुल मुखिया जी, सभी संस्मरणों पर बहुत कायदे से विस्तार से चर्चा होगी। और जिन लोगों को नहीं पता है, स्वामी जी का एक बहुत अच्छा ग्रंथ है, हमें जरूरत है उस ग्रंथ को पढ़ने की। खासतौर पर जो युवा पीढ़ी है जो उनके बारे में कम जानती है,
या नहीं जानती है, तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि किस तरीके से एक युवक होता है राजपूत लोधी समाज से जो वहां पर हैदराबाद में झंडा फहराता है। जब हमारा देश आजाद होता है तो किस तरीके से जो जम्मू कश्मीर रियासत होती है, जूनागढ़ होती है, हैदराबाद होती है, ये हिंदुस्तान में मिलने से मना कर देते हैं। और जब हैदराबाद में एक व्यक्ति द्वारा झंडा फहराया जाता है तो किस तरीके से उसको अगवा किया जाता है, उसकी हत्या की जाती है। फिर जब स्वामी जी को पता चलता है, स्वामी जी हैदराबाद पहुंचते हैं। तो हमारे साथ आज इस खास मुहिम में और अच्छे से इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आनंद जी हमारे साथ जुड़ने वाले थे, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बार बार आनंद जी डिक्लाइंड हो रहे हैं। और स्वामी जी के कितने भाषण हैं, संसद के कितने कमाल के भाषण हैं। अवधेश पाल जी, पहले संत सांसद क्रांतिकारी जी के पूरे देश को जानना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल अवधेश जी, पूरे देश को जानना चाहिए और पूरा देश स्वामी जी को जानेगा, क्योंकि स्वामी जी के काम। लेकिन जुड़ना कैसे? आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं भाई साहब, मैं भी आपको जोड़ रहा हूं, आप एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है। वैसे भी आप जुड़ सकते हैं एक्सेप्ट करके, और नीचे आप बहुत सारे ऑप्शन होंगे आपके पास। आई एम नॉट एबल टू ज्वाइन। आनंद जी, पॉसिबल सेंड मी रिक्वेस्ट फ्रॉम योर साइड। मैं लगातार रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, लगातार आपको रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ आनंद जी कि आप जुड़ सकें। धन्यवाद, धन्यवाद आपका। हाँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आनंद जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद जी, मैं चाहूंगा उस संस्मरण के बारे में आप बताएं जिसमें स्वामी जी किसानों को लेकर बात करते हैं और ये कहते हैं कि किसानों को अपनी आइडेंटिटी को लेकर ओपन होना चाहिए, और क्या कहते हैं आप उस वृत्तांत को बहुत विस्तार से बताइएगा। जी जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए राघवेंद्र जी, क्या है कि स्वामी ब्रह्मानंद जी ने जैसे ही शुरुआत की थी, लगभग 1894 के समय का उनका जन्म रहा। उसके बाद 1917 में जब उनकी आयु 23 वर्ष की थी, तब उन्होंने संन्यास धारण कर लिया था। लेकिन स्वामी जी को शिक्षा का बहुत ज्यादा रुचि थी, शिक्षा के मामले में वो बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट रखते थे। लेकिन माँ बाप ने उनको बहुत ज्यादा उच्च शिक्षा के लिए दूर नहीं भेजा, क्योंकि उस समय एक कहावत बहुत ज्यादा प्रख्यात थी कि कम पढ़े यानी तनक पढ़े सो हर से जाए, और अधिक पढ़े सो घर से जाए। यानी हाँ, यानी अगर कोई पुत्र बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो जाता है, थोड़ा बहुत पढ़ाई करता है, तो फिर तो वो खेती किसानी छोड़ देता है, और ज्यादा पढ़ जाता है तो फिर वो नौकरी के लिए बाहर चला जाता है। और माँ बाप तो पहले बच्चों को बहुत ज्यादा दूर तो भेजना ही नहीं चाहते थे, है ना। तो इसीलिए स्वामी जी को बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई करने का अवसर नहीं मिला, लेकिन उनको रुचि बहुत ज्यादा थी। इसके लिए क्या है कि उन्होंने हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में कुछ ना कुछ काम करना चाहते थे। 1917 के बाद जैसे ही स्वामी जी ने संन्यास धारण किया, उसके बाद उन्होंने भारत भ्रमण शुरू किया। हिंदुस्तान की अलग अलग हिस्सों में जहां भी जैसी जरूरत पड़ी उस समय, क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसे कोई सुविधा नहीं थी, तो बीमारियां बहुत महामारी आती थी, है ना, या फिर बहुत ज्यादा समस्याएं होती थी, अकाल हो गया, भुखमरी हो गई। जहां हिंदुस्तान के जिस भी कोने में जैसी भी आवश्यकता, जैसी भी जरूरत पड़ती थी, जहां जैसी जरूरत वहां स्वामी जी हमेशा उपस्थित हो जाते थे। स्वामी जी की अपनी एक टोली थी जिसमें लगभग 50 से 60 संत हमेशा रहते थे उनके साथ, और उसके बाद कुछ ऐसा यूनिट था, कम से कम 500 संत का एक टोली थी, जो जहां जैसी जरूरत पड़ती थी वहां स्वामी जी पहुंच जाया करते थे। अब क्योंकि स्वामी जी का जन्म हुआ था तो वो किसान फैमिली में हुआ था, किसान परिवार में हुआ था, तो इसीलिए कृषि प्रधान देश था हमारा, ऑब्वियसली अभी भी हम लोग सब लोग जानते हैं। तो स्वामी जी की बहुत रुचि रही है कि किसानों को उनकी ताकत के बारे में समझाया जाए और उनकी ताकत के, उनके सशक्तिकरण के बारे में काम किया जाए। ऑब्जर्वेशन अगर हम देखें, आज भी अगर हम अपने आसपास देखते हैं, तो जबकि किसान अन्नदाता है, उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की हिचक नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम आज भी देखते हैं, उस समय स्वामी जी ने भी ऑब्जर्व किया कि किसान जब कहीं कहीं भी जाता है तो भाई वो बहुत दबा कुचला सा महसूस करता है। अब अगर उसको परिचय देने के लिए बोल दिया जाए तो मात्र वो शब्द कहने में कि मैं एक किसान हूं, उसको बहुत शर्मिंदगी सी महसूस होती है। स्वामी जी उस तरफ स्वामी जी कहते हैं कि तू तो धरती का अन्नदाता है, समाज का अन्नदाता है, तुम्हारे बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। भले ही मिनिस्टर हो गया, कोई अधिकारी हो गया, जो किसान आदमी जो अनाज खाता है, उसको उपजने वाला किसान कैसे अंडर कॉन्फिडेंट हो सकता है, या कैसे आपको किसी भी चीज की शर्मिंदगी महसूस हो सकती है ना। जो
दो पैसे कमाने वाला अधिकारी है, जो लोग किसान के ऊपर डिपेंडेंट है, वो छाती चौड़ी करके चलते हैं। और एक किसान जो अनाज बोता है, जमीन का सीना चीर के अनाज बोता है, पैदा करता है, उसको किस बात की शर्मिंदगी है? तो इसी वक्तव्य में, ग्रंथ में मैंने जब अध्ययन किया, पढ़ाई किया, तो उसमें लिखा हुआ था कि स्वामी जी कहते हैं कि हे धरती के बेटे, समाज के पालन करता, तू क्यों अपने को भूला है? तू अन्नदाता है, सबका पिता है, अपना परिचय देने में तुझे संकोच नहीं होना चाहिए। ऐसे अवसर पर तुझे कड़क कर कहना चाहिए, मैं हूं किसान तुम्हारा बाप। वाह, है ना? तो ये स्वामी जी के शब्द थे जो उन्होंने किसान के लिए मतलब प्रयोग किए थे कि किसान, आपको तो शर्मिंदगी किस बात की होनी चाहिए भाई? किसान तो सबसे ज्यादा प्राउड वाला एक विषय है कि अगर हम किसानी करते हैं। हालांकि उसमें आज के समय में अगर देखें तो उस तरीके की मेंटेलिटी लोगों ने बना दी है ना, उस तरीके की मेंटेलिटी। फिर हमारे बुंदेलखंड अगर क्षेत्र की बात किया जाए तो रिसोर्सेस वाइज, संसाधनों वाइज यहाँ कोई कमी नहीं है, लेकिन बुंदेलखंड अगर खामियाजा भुगत रहा है तो अपनी वीरता के कारण। यहाँ के लोगों में चाटुकारिता नहीं रही है, इसीलिए अंग्रेजी शासन काल में बुंदेलखंड की तरफ बहुत ज्यादा ना अंग्रेजों ने ध्यान दिया है, ना मुगल शासन में ध्यान दिया है, क्योंकि यहाँ के लोग हमेशा समय समय पर अपनी आवाज उठाते रहे हैं, अपनी आवाज बुलंद करते रहे हैं, सरकार के विरोध में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे हैं। अब जो राज्य या जो लोग ऐसे थे कि जो सरकार की चाटुकारिता कर सकते थे या उनके आगे पीछे डोलते रहे, तो वहां तो सुविधाएं मुहैया उपलब्ध करा दी गई हैं, लेकिन ये बुंदेलखंड को जो खामियाजा भुगतना पड़ा है, वो उसकी बुंदेलखंड की वीरता के कारण भुगतना पड़ा है। अब पिछले अगर हम आजादी के बाद बात करें तो आजादी के बाद स्वामी ब्रह्मानंद जी प्रथम लोधी सांसद थे। स्वामी ब्रह्मानंद जी के प्रयास से यहाँ पे महात्मा गांधी जी भी आए हैं, यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू भी आए हैं, यहाँ पे इंदिरा गांधी जी भी आई हैं, है ना? उसके बाद कोई भी एक ऐसा सांसद, कोई भी एक ऐसा नेता नहीं हुआ है जो चुनाव के अलावा, हालांकि रैलियों के लिए सब लोग आते जाते रहते हैं, चुनाव के अलावा ऐसा कोई समय नहीं आया है जहां किसी के आह्वान करने पे कोई बड़ा नेता, राष्ट्रीय स्तर का नेता बुंदेलखंड में आया। मुझे तो आश्चर्य होता है ये बात सुन के, जान के कि एक ही मुद्दे पे हम लोग लगभग 50 साल से वोट कर रहे हैं, विश्वविद्यालय। बिल्कुल, लेकिन विश्वविद्यालय आज तक नहीं बना है। अब विश्वविद्यालय के नाम लेके, विश्वविद्यालय का मुद्दा लेके यहाँ पे बुंदेलखंड में दर्जनों नेता बन गए हैं, लेकिन किसी नेता की इतनी क्षमता, हैसियत नहीं हो पाई है कि विश्वविद्यालय बना पाए, महाविद्यालय को विश्वविद्यालय बना सके। अच्छा आनंद जी, मैं एक चीज और चाहूंगा, बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं लगातार, मैं चाहूंगा आप हैदराबाद का जो किस्सा था उस किस्से को शेयर करें ताकि ऑडियंस उस किस्से के बारे में बहुत कायदे से जान सके। जी, अब उस टाइम पे क्या था कि ये किस्सा उस वक्त का है जब रियासतों से मुक्त कराना था सभी। जैसे हमारा 1947 में देश आजाद हो गया, उसके बाद भी जो तत्कालीन उस समय के जो राजपाट वाले रियासतें थी, बहुत सारे राजा ऐसे थे जो समर्थन नहीं करना चाहते थे लोगों को आजाद, क्योंकि अंग्रेजों से तो गुलाम हो गया था देश, चलो ठीक है, आजाद भी हो गया, वो भी अलग बात है, लेकिन जो लोकल राजा थे वो तो अभी भी दलितों को या पिछड़े समाज के लोगों को अभी भी दबा के रखना चाहते थे, है ना? तो स्वामी जी ने और समस्त लोगों ने आह्वान किया कि भाई रियासतों से भी मुक्ति मिलनी चाहिए। तो कुछ ऐसे राज्य थे जहां पे लोग समाज को मुक्त नहीं करना चाहते थे, उसमें से एक विशेष राज्य है हैदराबाद, है ना? हैदराबाद में वहां के जो भी राजा थे उन्होंने बहुत हिदायत दे दी थी शक्ति के साथ कि अगर तिरंगा यहाँ फहराया गया तो इसके कड़े परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। वहां पे तिरंगा नहीं फहराया गया। एक 22 वर्ष का लोधी लड़का, लोधी युवक, जिसने अपने घर से तिरंगा लेकर मार्च शुरू किया, यात्रा शुरू की, और कुछ दूर चल के एक नीम का वृक्ष था, उस नीम के वृक्ष पे तिरंगा फहराया। जैसे ये वहां पे पुलिस को पता चला, आदेश हुआ, उस लड़के को पकड़ के ले जाया गया। उसके बाद आज तक या बहुत समय तक कहा उस लड़के का तो पता ही नहीं कहां गया कहां नहीं गया, हालांकि बाद में उनकी शहादत के बारे में लोगों को पता हुआ। तो इस तरीके के किस्से हुए। उसके बाद जब स्वामी जी को इस घटना के बारे में पता चला, स्वामी जी अपने संतों के साथ, लगभग 500 संतों का जो छत्ता होता था, जो ग्रुप होता था, वहां उनको सबको लेके हैदराबाद पहुंचते हैं और उसी लोधी युवक, लोधी लड़के के घर से लेके उस नीम के वृक्ष तक जाके मार्च करते हैं और फिर वहां पे उसको तिरंगा फहराते हैं और वहां पे उस लड़के को श्रद्धांजलि दी जाती है। एक ऐसी बहुत
अन्य रोचक किस्से स्वामी जी, क्योंकि जैसे संत हो गए तो हिंदुस्तान भर में जहां जहां जैसी घटनाएं वो सुनते थे, हर एक जगह वो उपस्थित होते रहते थे, अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। जहां आवश्यकताएं हैं, जैसी जरूरत है, हमेशा सामाजिक कार्य में वो उपलब्ध रहते थे जहां जगह। अब ऐसी एक विशेष और घटना मुझे याद आ रही है कि उस समय क्योंकि अकाल पड़ता रहता था, महामारी आती रहती थी, स्वास्थ्य की ऐसी व्यवस्था होती नहीं थी कुछ, है ना। तो बहुत पुरानी बात है, उसी समय की लगभग, मतलब अकाल पड़ा हुआ था, महामारी आई हुई थी, इतनी लाशें गिरी, इतने लोगों की जान गई उस समय, गांव के गांव खाली हो गए, नगर के नगर खाली हो गए, लोग इतने ज्यादा मारे गए कि कौवे गिद्ध मरड़ाने लगे। ग्रंथ में इसी वाक्य में लिखा हुआ है कि कौवे मरड़ाने लगे, गिद्ध मरड़ाने लगे। लोगों में घबराहट हुई, लोगों में डर का माहौल तो ऑब्वियसली होगा ही होगा। उस समय स्वामी जी पहुंचे हरियाणा में, हरियाणा प्रांत में सिरसा नामक एक ग्राम था, है ना, सिरसा ग्राम था, और जिला हिसार था। हाँ, हिसार जिला था, जितना मुझे याद आ रहा है, हिसार जिला में। तो वहां क्योंकि अब स्वामी जी ने जो काम, अब सोचिए इतनी ज्यादा लाशें गिर रही थी, लोग मारे जा रहे थे, स्वामी जी ने लाशों को ढोने का काम किया है। स्वामी जी ने हरियाणा में उस जगह पे स्वामी जी लाशें को ढोने का काम कर रहे थे। तो वहां क्या हुआ कि जैसे ही अपने संत टोली के साथ स्वामी जी निकल रहे थे, तो एक कुआं था, कुएं के पास एक महिला अपने साथ नवजात शिशु को फटे पुराने कपड़ों में ऐसे लपेटे हुए लेटी हुई, और ये कड़ाके की ठंड वाले दिन थे, जिस समय बहुत ज्यादा कड़ाके की ठंड पड़ रही थी उस समय पे। स्वामी जी ने उस महिला को अपना एकमात्र कंबल दान कर दिया, एकमात्र कंबल दान कर दिया। उसके बाद स्वामी जी कंबल दान करने के बाद वहां से चले गए। वैसे ही ठंड में स्वामी जी कड़ाके की ठंड में नग्न अवस्था में रहे। अब उस गांव के जो संपन्न सेठ थे, धनी सेठ थे, उनको जैसे ही ज्ञात हुआ स्वामी जी की इस दान के बारे में, वो तुरंत अपना कंबल दान करने के लिए, अपना कंबल देने के लिए वो स्वामी जी की तरफ दौड़े। जैसे ही वो अपना कंबल स्वामी जी को अर्पित करने लगे, स्वामी जी शांत अवस्था में खड़े हुए थे, खड़े रहे, बिना कुछ शब्द बोले। स्वामी जी ने उस कंबल को, मानो उस व्यापारी, वो सेठ समझ गया कि स्वामी जी ने किस प्रकार से उस कंबल को अस्वीकार कर दिया है। स्वामी जी ने हालांकि एक भी शब्द नहीं कहा, लेकिन वो व्यापारी समझ गए कि स्वामी जी क्या कहना चाहते हैं। अगले दिन उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, ऐसी 2000 रजाइयों की व्यवस्था की। उस गांव में जो भी दलित थे, हरिजन थे, ऐसे निर्धन लोग जिनको कड़ाके की सर्दी में बचने के लिए ऐसे कोई कंबल जिनके पास नहीं थे, ऐसे 2000 कंबलों को वितरित किया। सेठ जी ने ये 2000 कंबल जैसे वितरित किए, उसके बाद स्वामी जी के पास पहुंचते हैं, तब जाके स्वामी जी ने कहीं उनका वो कंबल ग्रहण किया था। तो मान लो ये किस्सा बहुत मशहूर है कि स्वामी जी ने दान किया एक कंबल और मिले निर्धनों को 2000 कंबल। आनंद जी, मैं चाहूंगा तो ये भी हमारा मोटिव है, जो एपिसोड हम लोग रिलीज करने वाले हैं, तो ऑडियंस को वो भी बता दिया जाए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बेसिकली क्या है, हाँ, मुद्दा था हमारा कैसे इस महाविद्यालय को विश्वविद्यालय बनाया जाए। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में पहले से बता देता हूं कि इसकी शुरुआत कहां से हुई थी। ब्रह्मानंद विद्यालय की शुरुआत कहां से हुई थी? 1938 में स्वामी जी ने ब्रह्मानंद विद्यालय की स्थापना की थी। उसके बाद 1943 में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। डीएम साहब, क्योंकि डीएम साहब के जिक्र के बिना ऑडियंस, जी जी, उस, हाँ, 1938 में हालांकि स्थापना हो गई थी राठ में। उसके पहले 2-3 बार, और हालांकि जैसे अपन डिटेल एपिसोड लाएंगे तो ये सब चर्चा हम डिटेल में बताएंगे उसमें। उसके पहले 2-3 जगह और ब्रह्मानंद जी ऐसे विद्यालय स्थापित कर चुके थे, लेकिन क्योंकि अंग्रेजों की थोड़ा सा वहां पे क्या है कि विशेष अवरोध की वजह से उनको बंद करना पड़ा था, क्योंकि एक विद्यालय को तो यहां तक बम बनाने की फैक्ट्री करार दे दिया गया था। ऐसी तमाम समस्याएं ऐसी आई हैं। तो वहां पे स्वामी जी ने सोचा ठीक है, अभी स्कूल बंद कर देते हैं, जिस समय अनुकूल होगा, हमारे पक्ष का कोई व्यक्ति आएगा तो उस समय फिर से स्थापना करेंगे। 1938 में लगभग यहाँ जराखर गांव में जो सम्मेलन हुआ था, उस समय तत्कालीन एक यहाँ पे जिलाधिकारी थे SS हसन साहब, है ना। तो उन्होंने क्या किया, उनसे बातचीत की स्वामी जी ने कि मैं चाहता हूं कि यहाँ पे राठ में अपने यहाँ पे एक विद्यालय की स्थापना की जाए, क्योंकि उनकी जिलाधिकारी साहब की बहुत विशेष रुचि थी और अच्छे अधिकारी थे। तो उन्होंने इनकी इजाजत स्वामी जी को दे दी और हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया।
हालांकि इसी सम्मेलन में जब स्वामी जी ने विद्यालय स्थापना की, इसी सम्मेलन में जो 5,000 रुपए की बकाया राशि थी वो भी हुसैन साहब ने स्वामी जी को दान की इस विद्यालय में। वो आजकल के भ्रष्टाचार देखिए, उस समय आजकल 5-10 हजार रुपए तो अंदर वाली जेब में ही समाहित हो जाती है, किसी को पता तक नहीं चलता, लेकिन उस समय लोगों की ईमानदारी वो देखिए। हुसैन साहब ने सहयोग किया। सहयोग का फल ये हुआ कि 1938 में स्वामी जी ने विद्यालय की स्थापना कर दी, है ना। तो उसके बाद 1943 में संस्कृत विद्यालय उच्च शिक्षा के लिए, क्योंकि स्वामी, जैसा मैंने अभी अवलोकन किया, अभी बताया आपको कि उच्च शिक्षा के लिए स्वामी जी को मौका नहीं मिला। हालांकि वो अपनी उच्च शिक्षा के लिए एक बार घर से भागकर औरई तक जा पहुंचे थे अपने एक मित्र के साथ, लेकिन उस समय क्योंकि जून का आखिरी सप्ताह चल रहा था तो विद्यालय सब बंद थे, जिसकी वजह से वहां पे विद्यालय नहीं पहुंच पाए। फिर उनके पिताजी जाके उनको वापस ले आए थे। हैजा नाम की एक बीमारी बहुत जोर से फैल रही थी, इसके डर से उनके पिताजी वापस ले आए थे। स्वामी जी को ये कहीं ना कहीं ठेस थी कि अगर मैं उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाया तो मेरी आने वाली पीढ़ियों को ये दिक्कत समस्याएं ना हो। तो उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने 1960 में डिग्री कॉलेज यानी महाविद्यालय की स्थापना की, है ना। और उसके बाद 1971 में, मैं डेट भी मुझे याद है, मैं डेट भी आपको बता दूं, 19 जुलाई कह रहे हैं कि 1960 में कॉलेज की स्थापना हुई थी, तो ये और क्लियर कर दीजिएगा आनंद जी। नहीं, 1960 में महाविद्यालय डिग्री कॉलेज की स्थापना हुई थी, जबकि विद्यालय की स्थापना 1900 ब्रह्मानंद विद्यालय की स्थापना 1938 में हुई है और 1943 में संस्कृत विद्यालय की स्थापना हुई है। बिल्कुल जी जी। तो हालांकि श्रोताओं को ये बिल्कुल, अब आप बताते रहिए, हालांकि फैक्ट चेक करके ही कोई भी चीज यहाँ पे प्रस्तुत की जाएगी, तो ऐसी कोई भी त्रुटि आपको मिलना थोड़ा आज पर आपको मिलेंगी, और खासतौर पर आगे के जो एपिसोड मिलेंगे तो बाकायदा जो रिसर्च है उसके हिसाब से आपको मिलेंगे और बहुत मजा आएगा आपको। एपिसोड आने वाले हैं बिल्कुल, और सैटरडे संडे में एपिसोड आएंगे। ये हमारा शो है जिसको हम एपिसोड वाइज टेलीकास्ट करेंगे सैटरडे संडे में, तो आप लोग इंतजार करिए। बिल्कुल अनुरागी जी आप सही कह रहे हैं, वो डिग्री कॉलेज था, लेकिन 1938 में ही विद्यालय की स्थापना हो गई थी। फिर कुछ कुछ सालों के अंतराल में संस्कृत विद्यालय और महाविद्यालय और बाकी सबकी स्थापना हुई है। जी, तो मैं डेट भी मेंशन कर दूं, 19 जुलाई 1971 में संसद में, जिस टाइम पे स्वामी जी सांसद थे अपने हमीरपुर सीट से, तो संसद में वो अपना भाषण देते समय सभापति महोदय को उन्होंने कहा था कि क्योंकि हमारा हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है और यहाँ कृषि के बिना कुछ संभव नहीं है, हमारे यहाँ बुंदेलखंड में आइए, आप कृषि यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय की स्थापना करिए। अगर आपका पैमाना है 600 एकड़ जमीन का, अगर आप कहते हैं कि 600 एकड़ जमीन लगेगी विश्वविद्यालय के लिए, तो हमारे यहाँ आइए। हमारे यहाँ बुंदेलखंड में हमारे पास 1500 एकड़ जमीन है, जो लगभग आपके पैमाने से 2.5 गुना ज्यादा है। 1500 एकड़ जमीन है, 450 एकड़ का कृषि फार्म है, मैं आपको उपलब्ध कराता हूं, मैं आपको मुहैया कराता हूं, आप विश्वविद्यालय हमारे बुंदेलखंड में बनाइए। ध्यान रखने वाली बात है, 19 जुलाई 1971 में ये भाषण दिया गया था। तब स्वामी जी ने विश्वविद्यालय की मांग की थी और शर्मिंदगी वाली बात है, आज तक वो विश्वविद्यालय नहीं बन पाया है। हम समस्त लोगों के लिए शर्मिंदगी वाली, क्योंकि हम लोग डिटेल में एपिसोड्स में कवर करेंगे। स्वामी जी हर जाति समुदाय को, हरिजनों से उनका विशेष लगाव था, विशेष रुचि थी। जो हमारे यहाँ मैतर जाति है, स्वामी जी का जैसे ही जन्म हुआ था तो स्वामी जी को एक मैतर जाति की दाई के हाथ में, महिला के हाथ में दे दिया गया था। इसकी वजह से उनकी जाति पाति को लेकर कोई उनके मन में ऐसी धारणा नहीं थी, विशेष लगाव रहा है उनका। तो ये तो सब लोगों के लिए बहुत शर्मिंदगी वाली बात है। अगर हम आज के टाइम पे भी, आज के समय तक उनकी एक इच्छा पूरी नहीं कर पाए हैं। 1971 में उन्होंने मांग की, हर एक चुनाव में ये मुद्दा गरमाता रहा है, लेकिन आज 2024 में भी विश्वविद्यालय बनाने में हम असमर्थ हैं। ये हमारे लिए बेहद शर्मिंदगी वाली बात है। हम एक प्रयास अपनी तरफ से करना चाहते हैं और समस्त लोगों का सहयोग, आप लोगों का सहयोग हमको लगातार हम लोग ये आवाज उठाते रहेंगे। हम कोशिश करेंगे आनंद जी, अब नरेंद्र भैया है, नरेंद्र भैया को भी जोड़ा जाए। जी, आपको एक्सेप्ट करना होगा। रिक्वेस्ट आप तक भेजी गई है, टेक्निकल एरर भी नहीं आ रहा है, तो मुझे लगा आप तक भी रिक्वेस्ट पहुंच, डिक्लाइंड आ रहा है, अभी भी दिक्कत आ रही है। तो हम कोशिश करेंगे कि लगातार लाइव भी अगर आपसे जुड़ सके
और जितने लोग हमें लाइव दिख रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि रेगुलर बेसिस पे हम लाइव आ सके। और महाविद्यालय का मुद्दा क्योंकि एपिसोडिक वे में आप देखेंगे कि स्वामी जी के बारे में आपको सब जानकारियां मिलेगी, और साथ ही साथ जो आपके पर्सनल मुद्दे हैं, आपके गांव के मुद्दे हैं, समाज के मुद्दे हैं, हो सकता है जिसके तरफ ना समाज की नजर जा रही है, ना जिम्मेदारों की नजर जा रही है, क्योंकि जिम्मेदारों की नजर तब जाएगी जब चुनाव होगा, जब उन्हें वोट चाहिए होगा, तब उन्हें आपकी याद आएगी, आपके गांव की सड़कों की याद आएगी। तो हमें जरूरत है कि हम लगातार उन्हें याद दिलाते रहें, साथ में ये भी याद दिलाते रहें कि हमारे हाथ में ही चाबी होती है कि हमें किस जनप्रतिनिधि को बैठाना है गद्दी पर, किसको नीचे उतारना है। तो जितने भी लोग हमें लाइव देख रहे हैं उनसे गुजारिश है लगातार आप आते रहें, जो लाइव होते हैं उनमें कमेंट करते रहें, हमारे डीएम जो होते डायरेक्ट मैसेज हमें करते रहें कि इस गांव में ये समस्या है, हमारे पूरे क्षेत्र में ये समस्या है, इस पर बात की जाए, आप लाइव कनेक्ट हो और स्क्रीन पर भी इसी तरह आप अपने क्षेत्र की समस्याएं दिखा सकें। तो सबसे ये बार बार अपील है, बार बार गुजारिश है। गांव में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपात्र होते हैं, उनका आवाज बन जाता है, जो पात्र होते हैं उनका आवाज नहीं बनता है। अगर ऐसे भी लोग हैं तो आप युवा हैं, आप फेसबुक चलाते हैं, आप लाइव आइए, लाइव हमसे कनेक्ट होइए। आज किसी प्रधान की आंख नहीं खुलेगी तो कल खुलेगी, कल नहीं खुलेगी तो परसों खुलेगी, नहीं खुलेगी तो गांव की जनता की आंख खुलेगी, तो अगली बार उस प्रधान को ही बदल देंगे। तो हम सबको जरूरत है, हम सब लोग लगातार लाइव आते रहें, लाइव जुड़ते रहें, और हमारे आनंद जी लगातार आपके लिए स्वामी जी के ऊपर जो शो है उसके एपिसोड लगातार आते रहेंगे, आपसे पहुंचाते रहेंगे। बहुत ही रोचक स्वामी जी की कहानी है, किस तरीके से स्वामी जी अपने ही परिवार को ताना देते हैं, अपने ही परिवार को सुनाते हैं घर वालों को कि जब मैं पैदा हुआ तब एक मेहतरानी ने मुझे हाथों में खिलाया, मेहतरानी ने साफ किया, अब जब मैं बड़ा हो गया हूं तो आप क्या कर रहे हो कि मेहतरानी मुझे छुए ना। तो स्वामी जी ने किस तरीके से अपने ही घर से लड़े, समाज से लड़े, और जो उन्हें शिक्षित करना था समाज को, जो उनका सपना था कि लोग कैसे आगे जाएं, हमारा बुंदेलखंड कैसे आगे बढ़े। और आज हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कोई अमेरिका में साइंटिस्ट है, तो कोई कहीं डॉक्टर है, तो कोई कहीं इंजीनियर है, तो बड़ी बड़ी पोस्टों पर यहाँ के लोग पहुंचे, और टीचर भी बहुत सारे हैं जो आज समाज को शिक्षित कर रहे हैं। तो स्वामी ब्रह्मानंद महाविद्यालय में पढ़कर बहुत सारे लोगों का जीवन संवरा है। नरेंद्र भैया कह रहे हैं अब राज्य विश्वविद्यालय के लिए मानक 30 एकड़ का है, ऐसा योगी जी महाविद्यालय परिसर में बोलकर गए हैं, लेकिन अब योगी जी को 1500 एकड़ पता चला है तो थोड़ा असहज हो गए हैं। और ये जो भी कारण हो, ये तो योगी जी ही बता सकते हैं आखिर असहज कैसे हो गए, जबकि योगियों को असहज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आपसे हम सहमत हैं। और देखिए जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं, पहले मानक कितना था, अब मानक कितना है ये भी आपको पता चल रहा है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि महाविद्यालय की पूरी जमीन, सरकार भी चाहती है कि पूरी जमीन महाविद्यालय की ले ली जाए, क्योंकि जितनी जमीन की जरूरत है विश्वविद्यालय को लेकर, उतनी जमीन विश्वविद्यालय परिवार देने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल ये उठा था कि जो जमीन विद्यालय परिवार या प्रबंधन समिति या प्रबंधक है, जो जमीन वो देने के लिए तैयार है, वो जमीन राठ से थोड़ा दूर है। तो जरूरत है कि अगर यही एक रोड़ा है तो प्रबंधक जी समझें और राठ की जो जमीन है उसे स्वीकृत करें, ताकि विश्वविद्यालय जल्द से जल्द बन सके। मोहित अनुरागी जी कह रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप ऐसी जानकारी देते रहे। बिल्कुल बिल्कुल अनुरागी जी, लगातार हम लोग लाइव आते रहेंगे, लगातार हम लोग बातें करते रहेंगे। नरेंद्र भैया कह रहे स्वामी जी छुआछूत के धुर विरोधी। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, स्वामी जी जैसा कोई ना हुआ है ना होगा, लेकिन हमें जरूरत है कि स्वामी जी जो करके गए हैं हम उन्हें पढ़ें, समझें, उनके त्याग से बहुत सीख है, और उनके पदचिन्हों पर लगातार आगे बढ़ते रहे। आनंद जी को जोड़ेंगे, कहना चाहेंगे? हाँ जी जी, छुआछूत की क्योंकि बात आई है, तो स्वामी जी क्योंकि लोधी जाति से थे और संत होने के बाद जब भी वो दलितों के लिए सेवा करते थे या उनको छूते थे, तो दलित ही समाज उनका विरोध भी, दलित समाज के अलावा सॉरी क्या वो स्वामी समाज जो हाँ संत समाज है, वो उनका बहुत विरोध भी करता था कि आप संत होने के नाते कैसे ऐसा कर सकते। तो स्वामी जी ने बहुत कड़ा विरोध किया है। स्वामी जी बहुत प्रखर वक्ता थे और ऐसे लोग अपने लोगों के खिलाफ बोलने में उनको जरा भी हिचक नहीं थी। संतों का भी उन्होंने विरोध किया है, उनके घर वाले भी अगर विरोध करते थे तो उनको भी समझाया है कि जैसा कि आपने बताया मैं पैदा हुआ तो आपने मेहतरानी के हाथ में दे दिया, और आज आप बोलते हैं कि मेहतरानी मुझे छुए नहीं या मैं उनको छुओ नहीं। उसके अलावा स्वामी जी ने संसद में खड़े होकर अपने ही सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। आज आप बताइए कितने नेता ऐसा कर पाते हैं संसद में अपनी सरकार के खिलाफ बोलकर। बिल्कुल, आज स्वामी जी पहला चुनाव होती है जी,
बिल्कुल स्वामी जी पहला चुनाव जनसंघ के टिकट से लड़े थे। 2 वर्षों बाद स्वामी जी ने उनकी नीतियों का विरोध करते हुए इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद कांग्रेस के टिकट से स्वामी जी सांसद बने। उसके बाद भी वो सांसद भवन में खड़े होकर अपनी ही सरकार के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बोलते रहे। इंदिरा गांधी जी कितनी सशक्त नेता थी, किसी नेता में हिम्मत नहीं थी इंदिरा गांधी जी का विरोध करें। और स्वामी जी ने कई ऐसे वाक्य हैं, कई ऐसे इंसिडेंट है जो हम रेगुलर डिस्कस करेंगे। स्वामी जी ने कई बार इंदिरा गांधी जी के सामने खड़े होकर के, कई बार का एक वाक्य तो मुझे याद आ रहा है, इंदिरा गांधी जी के सामने खड़े होकर स्वामी जी ने कहा था कि बहुत अच्छी नेता है, बहुत काम किए हैं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कराया है, परंतु इनके आसपास जो लोग हैं वो भ्रष्टाचारी हैं। इनके आसपास जो भी लोग हैं वो देश का भविष्य नहीं देख रहे हैं, देश को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। इस पर इंदिरा गांधी जी मात्र मुस्कुराते हुए स्वामी जी की तरफ देखती रही थी। इससे पता चलता है स्वामी जी का कितना प्रभाव था। बिल्कुल। हमारे मुखिया जी कह रहे हैं प्रबंधन समिति के अध्यक्ष जी को सोचना चाहिए कि स्वामी जी ने शिक्षा के लिए 1971 में पूरा दान देना चाहते, तो आपको किस बात का डर है? बिल्कुल मुखिया जी, अध्यक्ष जी को सोचना चाहिए, और अगर अध्यक्ष जी नहीं सोच रहे हैं तो जनता को सोचना चाहिए, और जनता को सोचना चाहिए। अब अब जो लोग सोचना चाहते थे, जिन लोगों को जो भी करना था अभी तक, वो मैक्सिमम लोग कर चुके हैं। अगर अब हमारी और आपकी बारी है, क्योंकि अभी जैसा कि पुरस्कार वितरित हुआ था, खान सर ने अपने उद्बोधन में भी कहा था, भाई क्यों हमारी कोई मदद करेगा, क्यों कोई बाहर का नेता आके विश्वविद्यालय बनाएगा, क्या लेना देना उसका, वो तो आएगा अपना काम करेगा, वोट लेकर चला जाएगा। भाई हमारी जिम्मेदारी है, हमारे पूर्वज से, हमारी जमीन है, हमारा क्षेत्र है, हमारा बुंदेलखंड है, हम लोगों को साथ मिलकर आवाज उठानी पड़ेगी। होने वाला है तो हम सबकी जरूर क्या कि कैसे हम महाविद्यालय को विश्वविद्यालय बनाए, या राज्य विश्वविद्यालय अगर हम अलग से करें तो अलग से बने, ताकि पूरे क्षेत्र का विकास हो और सभी लोग। और आज के समय में तो हमको इतनी कठिनाई परेशानी भी नहीं होगी। स्वामी जी ने तो पूरा समस्त 1917 के बाद भारत भ्रमण किया। आज के युवा कमर मटका रहे हैं। भाई आजकल तो हम लोगों को एक शेयर करना है, अपनी आवाज ही तो बुलंद करना है। घर बैठ के हम अपनी आवाज दिल्ली तक नहीं पहुंचा सकते हैं क्या? हर एक चीज हम यहाँ पे घर बैठ के लाइव के माध्यम से, सोशल मीडिया की ताकत को हमको पहचानना होगा। ये सिर्फ रील देखने के लिए नहीं है, ये सिर्फ रील बनाने के लिए नहीं है। ऐसे विशेष मुद्दों के लिए भी हम सोशल मीडिया का बहुत अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल, हमें जरूरत है कि हम लगातार जो जरूरी मुद्दे हैं, जिन पर बात होना चाहिए, उन पर लगातार बात करते रहें, और जो जिम्मेदार हैं या जिनकी वजह से कोई काम अटका है, रुका है, कोई दिक्कत हो रही है, उनको लगातार कटघरे में खड़ा करते रहें और लगातार जनता को जगाते रहें, ताकि शर्मसार हो वो व्यक्ति जो जिम्मेदार है किसी विकास में बाधा पहुंचाने का या किसी भी चीज का। तो देखते हैं विश्वविद्यालय को बनाने में हम सब कब तक सफल होते हैं। ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, ना ही किसी एक व्यक्ति की वजह से विश्वविद्यालय बन सकता है। ये हम सब की जरूरत है और हम सबको इसके लिए आगे आना होगा। तो सबसे ये गुजारिश है कि लगातार सब लोग आगे आते रहें, अपने सिरे से आवाज उठाते रहें, ताकि हम महाविद्यालय को विश्वविद्यालय बना सकें। आनंद जी और कुछ कहना चाहेंगे? और इसमें जी सभी लोगों से विशेष अनुरोध है। देखिए, विश्वविद्यालय एक दिन का काम नहीं है, एक दिन में नहीं बनेगा, लेकिन सहयोग साथ रहा, सब मिलकर काम करेंगे तो एक दिन जरूर बनेगा। बिल्कुल, सफलता एक दिन नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। तो हमें जरूरत है कि हम लगातार लगे रहें। जैसे एक लेंस होता है, अगर लगातार कागज में वो लगा रहे, फोकस है, तो कागज को जला देता है, लकड़ी के टुकड़ों को जला देता है। तो हमें भी जरूरत है कि फोकस होकर हम लगे रहें, और आज नहीं तो कल निकलेगा। आवाज उठाइए, समस्या का हल निकलेगा। तो जितने लोग हमसे लाइव जुड़े थे सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम ऐसे लाइव लगातार आप लोगों से कनेक्ट करते रहेंगे, लगातार आपकी आवाज उठाते रहेंगे। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी, हमसे कनेक्ट होने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मुखिया जी भी कह रहे हैं आप दोनों मनीषियों का बहुत बहुत आभार, रोचक तथ्यों से अवगत कराने के लिए। बहुत धन्यवाद मुखिया जी आपका, आप लगातार लाइव में जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद भी है कि आप लगातार लाइव जुड़ते रहेंगे। थैंक यू।